बैठ गए आप लोग? बाकी हॉल में जितने बच्चे हैं लोग बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठिए तो, जल्दी बैठो वो। बबनी बैठिए आप भी, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। देखो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा आप लोग को शुरू शुरू में, एक आध दिन, उसका नॉर्मल हो जाएंगे आप लोग, एडजस्ट हो जाएंगे, तो है कि नहीं। और यहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन आप लोग को फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप भूत प्रेत बनेंगे सबको एक एक स्थान देंगे हम, समझ में आ गया। सब लड़की सबके लिए एक एक हम पेड़ लगाएंगे। जब आप भूत प्रेत बनेगी सबको स्थान देंगे हम, कि अपना अपना लिखवाना लग, किसको कौन पेड़ पसंद है। नीम का? हाँ हाँ ठीक है, सब अपना अपना बताएंगे लोग, एक के जगह स्थान देंगे आप लोग को। बरगद का? चंदन? चलिए लाइव करो जी। सब लोग बैठ गए? बॉयज लोग गर्ल्स का जगह छोड़ के बैठा करो। कुछ कुछ बॉयज है सब ना, उसको पता है कि यहाँ तक गर्ल्स बैठेगी, लेकिन उन सबको आदत है कि आके लतियाए। कोनो कोनो देखो ना, आदत है कि वो आके लतियाई, हटे तब हम वहां बैठे। नहीं समझ ये, तुम ऐसे कैसे में दुबला होता है। चेस में शतरंज में जो घोड़ा होता है, शतरंज देखिए बोलो, उसका घोड़ा वैसे ही होता है ना, बैठा हो जो। हाँ, बेचारा एकदम दुबला। हाँ, गेहूं काट गया है, यही से तो करिया हो गया रे तुम। शतरंज में दुइये तरह का घोड़वे होता है, एगो सफेद का एगो करिया का। आगे बढ़े। तुम लोग मजाक काहे उड़ा रही हो, भैंस थोड़े लग रहा है वो। घोड़ा रेस्पेक्ट का चीज है, राज का, राज सिंहासन का प्रतीक है। यही लोग मजाक उड़ा रही हो। देखो हम लोग अब देखते हैं, हम लोग सब लाइव हो गए लोग, तब हम देखते हैं। आज 7 तारीख है, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना था। आप लोग को ज्योग्राफी देखेंगे, तो देखिए हम लोग ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या देखेंगे लोग ज्योग्राफी में। तो हम लोग एस्ट्रोनॉमी भी देखेंगे। क्या देखेंगे? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे आपको। एस्ट्रोलॉजी जो हो जाता है ज्योतिष विज्ञान हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी क्या हो जाता है? ज्योतिष विज्ञान हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी हम क्या ही पढ़ाएंगे आप लोग को, वो ज्योतिष अलग चीज होता है, हाथ और देख के बता देते हैं यहाँ पर। समझ में आ गया इसका हाथ और कैसा है। तो क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया ये। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में ना हम लोग को किसके बारे में पढ़ना होता है? खगोल शास्त्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? खगोल शास्त्र। तो हम लोग इसमें देखेंगे खगोल शास्त्र में, खगोल, खगोल। ये भूगोल नहीं है, खगोल है। क्या है? खगोल। इसके बाद हम लोग देखेंगे टोपोग्राफी। क्या देखेंगे? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जो हम लोग देखते हैं बनावट जो होता है, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में हमें क्या पढ़ना है? पृथ्वी की बनावट पढ़नी है। पृथ्वी एक जैसे नहीं दिखेगी। आपने सबसे ज्यादा मैदानी एरिया देखा है, जमीन बराबर, लेकिन पहाड़ अलग होते हैं, पहाड़ों की बनावट अलग होती है। समुद्र अलग है, समुद्र के नीचे की तलहटी की बनावट अलग है। रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कभी गड्ढे होते हैं, कभी लहरदार रेत पाए जाते हैं, कहीं कुछ, कहीं बालसन पाया जाएगा। बर्फ का जो पहाड़ देखेंगे उसकी बनावट अलग अलग रहेगी।
बालू का बनावट अलग रहेगा, मिट्टी की बनावट अलग है। तो पृथ्वी के बाहरी परत की बनावट कैसी है, इसको हम किसमें पढ़ेंगे? टोपोग्राफी में। किसमें पढ़ेंगे? टोपोग्राफी में पढ़ेंगे। अब पृथ्वी के अंदर गहिरा खोद के जाएंगे, उसे पढ़ना है जियोलॉजी में। किसमें? जियोलॉजी में। जूलॉजी नहीं, आई होता है जूलॉजी। ये जूलॉजी में किडनी उडनी पढ़ते हैं हम लोग, ये सब अपना दहिया के बारे में। ये किसमें है? जूलॉजी में। ये क्या है? जियोलॉजी। क्या ये? जियोलॉजी के बारे में पढ़ना। किसी को दिक्कत? तो इसके हम पृथ्वी को खोद के अंदर देखेंगे कौन सी हो रहा है, मैग्मा, लावा, भूकंप, ज्वालामुखी, कौन सा चट्टान कहाँ से निकल गया, आग्नेय चट्टान कैसे बना, अवसादी चट्टान कैसे बना। ऐसे पढ़ते रह जाएंगे, लोग पगला जाएगा। कई को विद्यार्थी जो नया नया आता है ना, चालू कर दिया पढ़ना, चालू कर दिया पढ़ना, लेकिन उसको ये पता नहीं कि है कहाँ, कहाँ है उसको पता नहीं। अभी पढ़ेगा आग्नेय चट्टान, तू पृथ्वी के अंदर है, अदंत चल जाएगा तारामंडल। भाई तो खोद के ऊपर आओ, एक बार आसमान में क्या चल गया रे? या तो जमीन पे, तो खोद के कहाँ आओ? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी पढ़ लिए तो कहाँ जाओ? चंद्र, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ज्वालामुखी कैसे फूटता है, उसको कुछ ज्यादा पता नहीं रहेगा। जब यही नहीं पता रहेगा तो आपके लिए कोई भी चीजें टफ हो जाएंगी, कहाँ पढ़ रहे हैं कहाँ नहीं। उसके बाद हम पृथ्वी को ओवरऑल जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो उसे ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहेंगे? ज्योग्राफी। क्या कहेंगे? ज्योग्राफी। जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहेंगे? जियोग्राफी करेंगे। देखिए, पृथ्वी हम लोग की गोल है या चपटी? हाँ, पृथ्वी गोल है या चपटी है? कुछ वहां झगड़ा कर रही है तुम बैठने के लिए? हाँ हाँ, अंडाकार, गोल, चपटा। हम लोग का मुंह बताओ तो, हम लोग का हमारा मुंह गोल है कि चपटा है? अब तो देख के बताओ तो। इससे है ना, नाक निकला है, यहाँ बराबर है, यहाँ धसल है, यहाँ घास का मैदान है, यहाँ गहरा है कि नहीं? सुरंग है, कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा आकार है। तो पृथ्वी जो है ना, वो फाटल ऐसे आलू टाइप का है, टेढ़ टाढ़ ऐसे। ये हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी कैसी है? ये टेढ़ टाढ़ है, सीधा है ये नहीं। अपने से देखो, जहाँ हिमालय का पहाड़ है ऊंचा होगा, जहाँ मैदानी क्षेत्र मैदान होगा, जहाँ समुद्र है तो धसल होगा। पृथ्वी ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गड़बड़ पढ़ा दिया गया। क्या पढ़ा दिया गया? गड़बड़ पढ़ा दिया। पृथ्वी गोल चपटा कुछ भी नहीं है, ये है पृथ्वी का आकार। ठीक है, ऐसा है पृथ्वी। ये जानबूझ के थोड़ा बना था पृथ्वी, ये टूटा हुआ है, ब्लास्ट हुआ था ना, बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो एक बहुत बड़ा तारा था, वही से ब्लास्ट हुआ। जब ब्लास्ट हुआ तो इसी में से एक टुकड़ा ये हुआ, यहाँ पर छिटाया इसे। तो यही सब जितना ग्रह देख रहे हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं के टूट के बने हैं। जैसे कोई आलू है, बड़ा साइज का आलू, एकदम धधक रहा है, गर्म आलू है, उसको खाने के लिए अब जा रहे हैं, तो ऐसे छोड़ाता है आदमी खोल खाल के, देखता अरे बाप रे एकदम गर्म है, तो हाँ एकदम मारता है ना, इसे बिखर जाता है, हाथ गर्म हो गया रे भाई। तो एगो टुकड़ा टूटा ना, उसी एगो टुकड़वा पे हम लोग रहते हैं। जो टुकड़वा टूटा, उसी टुकड़वा पे हम लोग क्या कहते हैं? रहते हैं। और धीरे धीरे आलू को देखेंगे तो ऊपर का ठंडा हो जाएगा, लेकिन गलती से अगर खाएं, अंदरवा का अभी गर्म है, मार देगा, धंधे उधिया जाएंगे। तो पृथ्वी बस ऊपर से ठंडा हुई है, अंदरवा अभी धधकता हुआ लावा है। अगर वहां पहुंच गए तो मारेगा, पूरा आपको जला के रख देगा यहाँ पे। तो ऐसा पृथ्वी किसका है? उसी का टुकड़ा है। और ऐसा ऐसा कितने टुकड़े हैं? 100 करोड़ से ज्यादा। समझ में गया? तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम लोग उसके एक साइड कोना में रहते हैं। हो सकता है कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली और बड़े सभ्यता के लोग यहाँ रह के गए हैं। नहीं समझ में गया? जैसे अभी के छोड़ो, पृथ्वी के दूसरी पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो, इसी पृथ्वी पे देखो सिकंदर कितना बड़ा सेना था। अभी रहता ड्रोन हमला करके मार और उधिया को उसको खत्म कर देता आदमी मेसिडोनिया में ही है, ले आके फाइटर जेट मारा, धनाधन, पूरा सिकंदर बंदर हो जाते। टेक्नोलॉजी चेंज होते क्या? तो हम लोग को पढ़ना है ज्योग्राफी में, हम जियोड के बारे में पढ़ते हैं। अब जियोड क्या कहता है? कहता है इसे काल्पनिक रूप से एक सिमेट्रिक रूप दे दीजिए। तो काल्पनिक रूप से सिमेट्रिक रूप देखने के लिए ना, यहाँ से हम काल्पनिक रेखा ले जाते हैं। क्या ले जाएंगे? काल्पनिक, जो ना ज्यादा उठा है ना ज्यादा कम है, ना ज्यादा उठा रहेगा ना ज्यादा कम रहेगा। तो इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा गुजरेगी,
और यही काल्पनिक रेखा इसे जियोड का रूप देती है। किसका रूप देती है? जियोड का रूप देती है। किसका रूप देगी? जियोड का। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जियोड का रूप। और जियोड को किस में पढ़ना है? जियोड से क्या बन गया? ज्योग्राफी बन गया। तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो हम सबसे पहला स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोनॉमी से। पहले उधर चंद्रमा वंद्रमा निपटा दे। रीजन क्या है कि वो अलग दुनिया है, उसको निपटा के लैंड करेंगे पैरासूट से। किस पे? पृथ्वी पे। पृथ्वी पे लैंड करेंगे। अब पृथ्वी पे बाहरी बनावट पढ़ लेंगे, टोपोग्राफी। आंतरिक बनावट पढ़ लेंगे, जियोलॉजी। जियोलॉजी। और उसके बाद पूरा पृथ्वी पढ़ेंगे। किस पे? ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी में अलग अलग टाइप का ज्योग्राफी हो जाएगा। समुद्र विज्ञान, ओशियनोलॉजी। पर्यावरण, हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे, इकोलॉजी। मौसम के बारे में पढ़ेंगे, मेट्रियोलॉजी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? अपने अलग अलग जगहों पे जाके हम लोग पढ़ाई करेंगे। फिर महाद्वीपों को बांटेंगे। महाद्वीप को जब बांट देंगे तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव ने जो अतत्ता मचाया है ना, उसे क्या कहेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे मानव बस्ती, कहाँ पे मानव बसता है, क्या कारण है कि किसी एक जगह पे जनसंख्या ज्यादा हो गई है, क्या कारण है कि यूपी बिहार में ही जनसंख्या ज्यादा है, बाकी जगहों पे जनसंख्या कम है। तो ये सारी चीजों को हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो चूंकि ज्योग्राफी बड़ा हो जाता है तो उसका एरिया थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। तो अब हम लोग बोलिए कौन सा पढ़े? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? हाँ, ज्योतिष विज्ञान। कौन विज्ञान? ज्योतिष विज्ञान। उसमें हाथ और देख के इसे बताया जाता है। हाँ? ले बकलोल के करी की सब छोड़िए ना, हुए वाला बता दीजिए पहले। हाथ और देखे वाला है हम। देखिए, दिमाग में अगर आपके कुछ बैठा है ना, कुछ कभी दूर नहीं कर सकते। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। हाँ। तो जब आप हाथों की लकीरों के भरोसे ही हैं, सोचिए उस इंसान का क्या होगा जिसको ऊपर वाले ने हाथ ही नहीं दिया था। हाँ। शेर का राजा जंगल, जंगल जो होता है ना, शेर वहां पे सिंहासन पे नहीं बैठता है, पूरे जंगल पे राज करता है। हाथ की हथेली देख के आगे बढ़ते हैं। और लड़की लोग हाथ देख के कौन सी करेगी? सही बात है। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगी ना, तो आपका किस्मत आपके हाथ की लकीर पे नहीं, आपके ससुराल पे डिपेंड कर जाएगा। खुद से सोच के देखिए। जब हाथ के लगे, कैसन ससुराल मिले, कैसन नहीं, कह को एकदम होते हैं सब। खतरनाक होता है तो एक एक तो। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में देखने से पहले हम पहले देखते हैं तारा कैसे बना। तारा कैसे बना? देखिए, अगर आप किसी तारे के ऊपर चल जाएंगे ना, तो उस पर खड़ा नहीं हो पाएंगे, धंस के अंदर चल जाएंगे। क्योंकि तारा सॉलिड नहीं होता है, तारा गैसों का बना होता है। तारा किसका बना होता है? गैसों का बना होता है तारा। तो पहले गैसों का एक गोला होता है। क्या होता है? गैस का एक गोला होता है। और जब ये गैस बहुत पास आने लगता है, गैस ठीक लिखा है जी, जब ये गैस एकदम पास आने लगते हैं ना, एकदम पास आने लगते हैं, तो इनकी डेंसिटी बढ़ने लगती है। इनकी डेंसिटी, जिसे हम नेबुला या निहारिका कहते हैं, नेबुला या निहारिका कहते हैं। निहारिका, नेबुला या निहारिका कहते हैं। नेबुला या निहारिका कहते हैं। ये तो गैसों का गोला हो गया, निहारिका या नेबुला हो गया। समझे? तो गैस जब पास आ गए तो क्या कहलाया? नेबुला। और इन्हीं गैसों में जब आपस में घर्षण होता है, गैसों में जब आपस में घर्षण होता है तो चिंगारी पैदा होती है। आप देखे होंगे ये चिंगारी, जिसे आप कहते हैं बिजली पैदा हो गई। क्या हो गया? बिजली। जबरदस्त बिजली होती है। कई बार खेतों में बिजली गिरता है, आग पकड़ लेता है। आग पकड़ लेता है कि नहीं पकड़ता? तो जब ये गैसों में आपस में जब एक पास होते हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा डेंसिटी पास आ जाते हैं, घना हो जाते हैं, और आपसी रगड़ के कारण इसमें क्या होती है? चिंगारी, स्पार्क पैदा होता है, और ये धधक जाते हैं। और धधकने के बाद ये जलने लगते हैं। धधकने के बाद क्या हो जाते हैं? जलने लगते हैं। अब ये जब जलने लगेंगे तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं तारा। क्या कहते हैं? तारा। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्टार। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्टार।
तो बताइए तारा कोई सॉलिड चीज है या फिर गैस है? क्या है? गैस है यहाँ पर। अब आपके छोटका सिलेंडर में गैस इतना भरा होता है, जो ललका सिलेंडरवा जो होता है, जो अभी खत्म हो गया है, आप लोग जो देते हैं एकदम छोटका है, वो वाला की बात नहीं कर रहे हैं, जो घर में यूज होता है 15-14-15 लीटर वाला, उस गैस की क्षमता इतनी है कि आपको 1 महीना तक खाना बना देता है, 1.5 महीना तक। कंटिन्यू जलाइएगा तो आपका 36 घंटा तक चल जाता है। कंटिन्यू जलाते रहिए तो चल जाता है ठीक ठाक, 12-14 घंटा चल जाएगा वो भी। तो उस छोटकी सी गैस की क्षमता उतनी है। आप बस इतना सोचिए कि क्लासरूम बराबर अगर एक सिलेंडर रहे, एक क्लासरूम बराबर सिलेंडर रहे तो कई साल चलेगा? इसमें कम से कम क्लासरूम में 5 लाख सिलेंडर अट जाएगा, एक के ऊपर एक साजिएगा ना, यहाँ पे 5 लाख सिलेंडर अट जाएगा। आप सोचिए इसमें अगर उतना सिलेंडर रख दिया जाए तो कितना साल चलेगा? बहुत साल चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो ये जो गैसों का गोला देख रहे हैं, ये कितना बड़ा है पता है? जितना बड़ा हमारा पृथ्वी है ना, जितना बड़ा हमारा पृथ्वी है उससे 100 गुना बड़ा है। तो जितना बड़ा हमारा पृथ्वी उससे कितना गुना बड़ा है? 100 गुना बड़ा है। आप बताइए ये गैस तुरंत खत्म होगा? नहीं। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या कभी खत्म ही नहीं होगा? होगा, खत्म होगा। तो ये तारे चमक रहे हैं वो किस चीज से बने हैं? गैसों से। तारा बनने से पहले क्या होता है? निहारिका, और उससे पहले गैस। तो निहारिका जो होता है वो तारा तो हो गया, फाइनल स्टेट तारा बन गया। तारे में जो गैस होते हैं वो गैस क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से मिलकर संलयन की क्रिया करते हैं। क्या कहते हैं? संलयन की क्रिया। संलयन की क्रिया को हम फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन। तो तारों में क्या होता है? संलयन। संलयन उसे कहते हैं जब कोई एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, एक चीज दूसरे में कन्वर्ट। यहाँ हाइड्रोजन किसमें हो जाता है? हीलियम में। हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम। तो तारे में ईंधन के रूप में क्या है? हाइड्रोजन। संलयन के बाद किसमें हो जाता है? हीलियम। ईंधन हाइड्रोजन किसमें बदल जाता है? हीलियम। किसमें बदल जाएगा? हीलियम में। विखंडन से या संलयन से? परमाणु बम में विखंडन होता है। क्या होता है? खंडन। परमाणु विखंडन होता है। परमाणु बम में क्या होता है? विखंडन। विखंडन से ज्यादा ताकतवर होता है संलयन। तो तारे में जो संलयन होता है हीलियम का हाइड्रोजन में होता है या हाइड्रोजन का हीलियम में? यानी मेन ईंधन क्या है? और जब ये हाइड्रोजन खत्म होगा तो इसका ईंधन में बदलना, ये संलयन की क्रिया खत्म हो जाएगी, और ये खत्म हो जाएगी तो तारा चमकना बंद हो जाए। तो तारे की पहचान ये है कि उसके पास अपना ऊष्मा होगा। यहाँ जलेगा तो गर्मी लगेगा कि नहीं, और जलेगा तो प्रकाश देगा कि नहीं? देगा। तो तारे की 2 पहचान है कि दुनिया आसमान में आप जो भी चीज देख रहे हैं ब्रह्मांड में, अगर उसके पास अपना प्रकाश है और अपनी ऊष्मा है तो वो तारा है। अपना प्रकाश है और अपनी ऊष्मा है तो क्या है? तारा है। क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है? नहीं, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं। सूर्य से आके उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सूर्य से आके क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या चंद्रमा की रोशनी में ऊष्मा आती है? चांद की रोशनी में क्या धूप लगे लगा हो? हाँ, आफ्ताब बोलते हैं ना, महताब बोलते हैं। चांद को महताब और सूरज को आफ्ताब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सूरज को क्या कहते हैं? आफ्ताब कहते हैं उर्दू में। उर्दू गलती से पैदा हो गया ना, उर्दू का कोई जनक उनक नहीं था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ईरान पहले पर्सिया था, तो अरब वाले पहले आक्रमण किए, पर्सिया को बर्बाद कर दिया सिकंदर। सिकंदर जला दिया था पर्सिया को, बहुत खतरनाक था सिकंदर। आग लगा दिया था, दारू पिया था और उसकी एगो बहुत प्रेमिका थी, उसको चढ़ा दी, तो दारू पी के आदेश दे दिया जला दो पर्सिया को। उसका एक रीजन भी था। सिकंदर जब पैदा नहीं हुआ था तो सिकंदर के पैदा होने के 200 साल पहले, 150 साल पहले, ईरान यानी पर्सिया का एक राजा था, जर्कसीज नाम था उसका। जर्कसीज सबसे बड़ा अय्यास और सबसे जालिम था। वो कपड़ा की जगह खाली सोना पहनता था, हाफ पैंटो पहन के घूमता था तो किस चीज का? सोना का। और यहाँ जंजीर उंजीर लटका के रहता, किस चीज का? सोना का। इतना मतलब वो सोना एकदम रहता था। और जो रथ लगाया था वो रथ किस चीज का था? सोना का। और उस रथ को घोड़ा नहीं खींचते थे, गुलाम लगे होते थे खींचने के लिए, और उस रथ पे बैठता था। और रथ उसका था 40 सीढ़ी चढ़कर,
रथ पे जब चढ़ता था 40 सीढ़ी चढ़ के। जर्कसी दुनिया का सबसे बड़ा अय्यास और पैसा फूंकने वाला जर्कसी। जर्कसीज गया तो सिकंदर के मोहल्ला पे हमला कर दिया। और जर्कसीज सिकंदर पैदा नहीं हुआ, 150 साल पहले की बात है। और सिकंदर का एरिया जो था ग्रीक, उसकी राजधानी एथेंस को जला दिया। राजधानी एथेंस को क्या कर दिया? जला दिया। बाद में जर्सी चलाया आज के ईरान यानी पर्सिया में रहने के लिए। ठीक है, इधर जर्सीद मरा, जर्सीज के बाद धीरे धीरे कमजोर हो गया। उसके बाद आया यहाँ पे डेरियस 3। कौन आया? डेरियस 3। यहाँ पे राजा हो गया डेरियस 3। याद रखिएगा, इसी का जर्सीज का परदादा भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा रहता है वहां पे। भारत पर आक्रमण करने वाला वही पहला राजा रहता है वहां पे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, अभी यहाँ बताते हैं भाई। यहाँ पर सिकंदर आया, और सिकंदर जब हुआ तो पढ़ा कि हमारे पे हमला कौन किया था? ये पर्सिया वाले हम पे हमला किया था। आया सिकंदर की सेना लेकर, मारा पूरा पर्सिया को खत्म कर दिया। हाँ, जर्सीज किधर है? क्या मारा उसको? मारे 150 साल हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, इतिहास जला देंगे यहाँ पे। पूरा पर्सिया को मार दिया, खत्म करके जीत लिया पर्सिया पूरा। आज का जो ईरान है पहले क्या था? पर्सिया। उसको कचरा कौन है? सिकंदर। और उसका सिकंदर रात में थक के 4 साल तक युद्ध किया। 4 साल में पूरा पर्सिया को अंत कर दिया। जब उसकी राजधानी पहुंचा तो थका हुआ था, तो उसकी जो सचुरन सब की पहले बहुत प्रेमिका होती थी सब, वो दारू पी रही थी, उसी में चढ़ा दी। क्या राजा है, आपका पूरा खानदान जलाया था यही जर्सिजवा। 150 साल पहले हुआ तो क्या हुआ? अभी आदेश दे दीजिए। बस ये उठा तो दारू पिया था, जला दो, तो जला दिया तो पूरा का पूरा जला दिया। अब उसका पर्सिया खत्म। फिर अरब आए, सब अरब कब्जा किया सब। अरब वाला सोचा था हम इसको अपनी भाषा सिखाएंगे, अरबी सिखाएंगे इन पर्सियों को, हबीबी कम टू दुबई। लेकिन पर्सिया वाले इतने पढ़े लिखे थे सब, कि उन सबको अरबी छोड़ा के ओकनियों को पारसी सिखा दिया सब। मुसलमानों को अरबी से छोड़ा के फारसी सिखा दिया सब। क्या सिखा दिया सब? फारसी। नया भाषा, अपन भाषा सिखा दिया सब, फारसी। तो मुगल उधर से आया है सब, वो आया सब तो भारत में क्या बोलने लगा सब? फारसी। क्या बोलने लगा सब? फारसी। तो भारत का आदमी फारसी एक्सेप्ट ना करे, हिंदी बोले। तो हुआ क्या? तो भारत का आदमी कहा कि तो हमारा फारसी सिखाएगा, हमरा तो फारसी सिखाएगा। तो हम लोग मुगलन को जानते हैं क्या सिखा दिए लोग? उर्दू। वो ना फारसी है ना हिंदी है, मिक्स है। तो उर्दू का जन्म कहाँ हुआ है इन्हें, और वो गलती से फारसी और हिंदी का मिश्रण हो गया, वो अलग हो गया। तो समझो ध्यान से। तो हम लोग जो हमारा सूर्य है वो भी एक तारा है। हमारा सूर्य जो है वो भी एक क्या है? तारा है। तो सूर्य क्या है? सूर्य तारा है कि नहीं है? सूर्य भी एक तारा है। क्या पहचान की उसके बाद? अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश है। तारे का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? कि अपने पास, उसके पास क्या होना चाहिए? ऊष्मा। और दूसरा गुण क्या होता है? प्रकाश। ऊष्मा और क्या होता है? प्रकाश। ऊष्मा और क्या होता है? प्रकाश। अब बताइए, इसमें संलयन होता है विखंडन? किसका संलयन? हाइड्रोजन। किसमें होता है? हीलियम में हो जाता है। और यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, लगभग कभी कभी जब कोरोना बनता है इसके ऊपर तो 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस चल जाता है। ऐसे ऑन एन एवरेज आप ले सकते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 6000 डिग्री सेल्सियस। जब 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल जाता है इसका, तो ये अवस्था में ना ये गैस रह पाता है ना सॉलिड रह पाता है। अब ये 6000 डिग्री सेल्सियस में प्लाज्मा चला जाता है। क्या चला जाता है? प्लाज्मा। तो बताइए, सूर्य जो है या कोई भी तारा, सूर्य या कोई भी तारा, सूर्य या कोई भी तारा, सूर्य तो बोलना छोटी चीज हो गई है, क्या है? हमारा सूर्य है। सूर्य जो ज्योग्राफी नहीं बुझाता तो कहेगा सूर्य है, वो है क्या? तारा है। बाकी जो आसमान में दिख रहे हैं वो सारे के सारे उतने ही ताकतवर हैं जितना सूर्य है। ये वाला हमारा खास का है कि सबसे लगे है, सबसे पास है। बाकी ऐसा बहुत जाना है लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा बहुत ज्यादा है लोग यहाँ पे, करोड़ों में है सब। रात को देखिए ना, खाली तारे दिखेंगे सब। और उस तारों में सबसे करीबी तारा कौन है? सूर्य। तो जो हमारे करीबी है उसका नाम रख दिए, जो हमसे करीबी है उसका क्या कर दिए? नाम रख दिए। जैसे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो, लेकिन जो आपके माँ बाप का सबसे करीबी, आप लोग अपने अपने माँ बाप के सबसे करीबी है, तो अपने माँ बाप ने आपका नाम रखा है, पास है इसलिए नाम रखा। नहीं तो बाकी जो बाबू, नहीं समझे?
तो सूर्य कोई स्पेशल चीज है? सूर्य क्या है? तारा। और तारा गैसीय अवस्था में रहता है या प्लाज्मा? अब आप प्लाज्मा देखे होंगे, प्लाज्मा ना वो सॉलिड होता है, सॉलिड का मतलब एक जगह खड़ा रहेगा, लिक्विड का ना बहने लगेगा। अब वो ना लिक्विड है कि बहेगा, ना सॉलिड है कि खड़ा रहेगा, एक जगह रहेगा। आप देखे होंगे खेखार थूके होंगे, एकदम बॉलगम निकाल के एकदम भंड फेंकिएगा एकदम ना, तो देखिएगा वो जो होता है वो प्लाज्मा टाइप का रहता है, वो बहेगा भी नहीं, धो के जमीनिया सट जाए, पानी मारेंगे ना तो इसे डोलेगा है, वो सॉलिड नहीं है, सॉलिड नहीं है, और लिक्विड भी नहीं। तुम समझ रहे हो घोड़ा? तो किस अवस्था में? प्लाज्मा। किस अवस्था में? प्लाज्मा। बट वो प्लाज्मा हम बस आपको समझाने के लिए बोल दिए हैं कि प्लाज्मा कैसा होता है, बस इतना समझ में आ गया ना प्लाज्मा कैसा होता है। ब्लड किस अवस्था में? प्लाज्मा। जमा के देखो ना, ब्लड ब्लड निकलेगा तो फ्लो नहीं करेगा, 5 मिनट 2 मिनट बस छोड़ो ब्लड को, देखिए काम खत्म हो जाएगा। जब आदमी खून जांच करने के लिए लेता है ना, ब्लड क्या करता है, खून जांच के लिए लेता है, तो वो वाइल के अंदर केमिकल लगा होता है, जिसमें सिरिंज में रखोगे खून 10 मिनट में जांचे नहीं कर सकते हो, सिरिंज में कुछ होता नहीं है केमिकल। इसलिए देखना ना, आपका ब्लड निकालने आता है ना, तो एक अलग से ढक्कन टाइप का लिया रहता है, उसे वाइल कहते हैं, उसमें ले आके रख लेगा, उसके अंदर पहले से केमिकल स्प्रे किया रहता है उस ढक्कन के दीवालों पर, जो खून को जमने नहीं देता है, खून को जमने नहीं देने तो वो भी चल जाएगा, प्लाज्मा टाइप का जम जाएगा। चल जाओगी बमनी? नहीं जा पाएगी, पकड़ लो पकड़ लो। देखो तुम लोग बहु लोग किनारे मत बैठा करो, ठीक है? इसको निकलने पहले बैग में पकड़ रही थी। चलो बैठ जाओ अपने, ऐसे होशियार होशियार लड़की साइड में बैठल करो, समझो तुम बहू को। और तुम्हारी बहन है पीछे, वो पीछे तुम्हें, इसके किनारे ऐसा लड़की बैठो लो जो इसे इमरजेंसी हैंडल कर सके। वो गिर गई थी ना अभी बेहोश हो गया, है कि नहीं? और तुम लोग तो पूरे बहू को हो। प्लाज्मा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? तो तारे किस अवस्था में रहते हैं? प्लाज्मा। विखंडन या संलयन किसका किसमें? हाँ, हाइड्रोजन का, हीलियम। समझ में आ गया? एवरेज तापमान कितना होता है? हाँ, देखिए किसी भी तारे का जो रंग होता है, किसी भी तारे का रंग उसके तापमान पे डिपेंड करता है, उसके तापमान पर डिपेंड करता है। यदि तापमान बहुत अधिक है, तापमान बहुत अधिक है, तो वह तारा दिखेगा नीला। कैसा दिखेगा? नीला। और अगर तापमान मध्यम है, मतलब बीच का है, मध्यम मतलब समझ में आ गया, मतलब मध्यम मतलब बीच का है, तो वो दिखेगा व्हाइट। कैसा दिखेगा? व्हाइट। कैसा दिखेगा? व्हाइट। और अगर तापमान बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तब वो दिखेगा लाल। कैसा दिखेगा? लाल। हम लोग को सूर्य क्या दिखता है? लाल। तो आपको लगता है सूरज में बहुत गर्मी है ना, तो इस गलतफहमी मत रखिएगा, सूरज लाल दिख रहा है मतलब उसका टेम्परेचर क्या है? कम है। इसका मतलब उसके अंदर जो गैस का ईंधन भरा हुआ है वो आधा खत्म हो चुका है। हम लोग के अंदर के सूर्य का गैस आधा खत्म हो चुका है। याद रखिएगा, जिस समय पूरा खत्म होगा ये सूर्य चमकना बंद हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जब सूरज निकलना खत्म होगा, तो जब सूर्य नहीं निकलेगा तो 2 से 4 दिन के अंदर सारे पौधे, पेड़ पौधे जिन्हें फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगी, उनका दम घुट जाएगा, वो मुरझा जाएंगे। तो हम जो सांस छोड़ते हैं, इस सांस को वापस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में पलटता है कौन? पेड़ पौधे। फिर पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं, हमें सांस लेने की दिक्कत होगी, हम सब मरेंगे। हम सब क्या होगा? मरेंगे। यानी पूरे पृथ्वी पर सबसे जरूरी चीज क्या है? सूर्य। इसीलिए सुबह उठते उठते सूर्य भगवान की पूजा करते हैं लोग, चमकते रहिए भगवान। नहीं तो हम लोग का तो निपट जाएंगे लोग भाई। सूर्य भगवान अगर गए तो निपटने से कोई हम लोग को नहीं बचा, पूरा होलसेल में जाएंगे। और मानो इधर परमाणु बम बना के खुश है, तो जरा परमाणु बम से कौन सी होगा यहाँ पे? तो बताइए, किसी भी तारे का रंग उसकी दूरी पर निर्भर करता है या तापमान पर? ये ऑप्शन बी पे लिखा रहता है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके आगे पृष्ठ शब्द जोड़ देता है, पृष्ठ तापमान।
क्या जोड़ देता है? पृष्ठ तापमान। तो सरफेस का टेम्परेचर। तो कई बच्चे उसे पृष्ठ तनाव समझ के छोड़ देते हैं कि भैया ये फिजिक्स का चैप्टर है, ये पृष्ठ तापमान बोल रहा है। ऑप्शन कितने पे लिखा रहेगा? बी। समझ में गया? और पूछेगा तारे किस अवस्था में रहते हैं? ला जाए, विखंडन या संलयन। तारे की पहचान उसमें क्या होना चाहिए उसमें? और हमारा सबसे करीबी तारा, हमारा सबसे करीबी तारा, किसी को दिक्कत? तारा अगर सबसे गर्म रहेगा तो बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। आपका आर्टिफिशियल साइंस ज्योग्राफी का नहीं, फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है? आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो ज्योग्राफी का ही टॉपिक ही नहीं है, वो संलयन का टॉपिक है, जिसको किसमें पढ़ना है? फिजिक्स में। इजीली आराम से बन सकता है, कंट्रोल में बन चुका है दुनिया में। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अब एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको कहीं से डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आप डाउट के चक्कर में खिचड़ी कर देते हैं, कहीं का कहीं से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तारा से, यहां से तारा से आगे बढ़ते हैं। हम तारे का बनावट पढ़ा दिए, अब हम सीधे आते हैं किस पे? तारा पे। सीधे किस पे आते हैं? तारा पे। तो ये एक तारा है, क्या है? तारा। क्या है? तारा। जब ये तारे का ईंधन समाप्त होने लगेगा, एक समय तो आएगा ना कि तारे का ईंधन समाप्त होगा। तारे का ईंधन क्या हो जाएगा? समाप्त। तो कोई लकड़ी जल के अगर खत्म हो जाती है तो गैस की तरह खाली थोड़े हो जाता है, कोयला बचता है। इहो जब जल के खत्म होगा तो कुछ ना कुछ तो कोयला बचेगा। कोयला बचेगा कि नहीं बचेगा? राख तो खत्म है, वो तो उड़ जाएगा, लेकिन जो सॉलिड पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा? कोयला बचेगा। अब तनी सा लकड़ी जलाएंगे तो तनी सा कोयला बनेगा। जहां बारात का खाना बना होगा वहां तो ढेरे कोयला बनेगा। जहां पृथ्वी से बड़ा एरिया में आग लगा होगा वहां कितना बड़ा मात्रा में कोयला बनेगा? वही कोयला को कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ब्लैक होल। किसी को दिक्कत? अब तो इसको होल क्या कहते हैं, उसमें एक को होल नहीं है। ब्लैक होल तब क्यों कहते हैं? आसमान हमें दिखता है, उसमें कोई तारा मर गया तो उसका कोयलवा बच गया, तो पूरा आसमान दिखेगा ब्लू, लेकिन जहां वो कोयलवा बचा है उसके पास कुछ भी नहीं दिखेगा, उसके पास कुछ भी नहीं दिखेगा। समझ गया? पूरा आसमान कैसा दिखेगा? ब्लू। जहां एक तारा मरा हुआ होगा तो वहां क्या दिखेगा? ब्लैक धब्बा, वहां कुछ भी नहीं दिखेगा। तो एक बड़े से आसमान में जहां सब कुछ दिख रहा है, वहां एक छोटा सा चीज जो दिखे ही ना, तो उस बड़े आसमान के लिए वो एक छोटा सा छेद जैसा दिखेगा, छोटा सा छेद। तो लोगों ने कहा कि ये तो लगता है छेद है, आसमान में छेद है तो ब्लैक होल है। बाकी देखा तो अरे भाई साहब भागू, यहाँ पे तो मरल कोयला है, यहाँ पर मरा हुआ क्या है? कोयला है। समझ में आ गया? तो ब्लैक होल क्या होल है? दुनिया का सबसे सॉलिड पदार्थ क्या होता है? ब्लैक होल। दुनिया का सबसे सॉलिड चीज क्या है? ब्लैक। क्योंकि इतना तपाया गया, इतना तपाया गया, इतना मजबूत हो गया, धधक धधक के इतना मजबूत हुआ है कि दुनिया में उससे मजबूत चीज कोई है नहीं है। अगर कल्पना करना है तो ब्लैक होल का एक चम्मच अगर उठाइएगा तो 10,000 हाथियों के बराबर हो गया। ब्लैक होल इतना तब के मजबूत हुआ है, इतना मजबूत हुआ है। एक चम्मच कितने बराबर होगा? एक चम्मच उठा के फेंक दोगे, सबसे पहले बताओ उठाएगा कौन ही? उठा पाएगा कोई? तो ब्लैक होल दुनिया में सबसे मजबूत और सॉलिड पदार्थ क्या है? इसे सोचा इतना मजबूत कैसे हो गया? जलते जलते अरे दूध को खौलाते 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 खोआ बना देते हैं, और खोआ से तुम पेड़ा बना सकते हो, बर्फी बना सकते हो। अब वो बर्फी को छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, 6 महीना तक बर्फिया इतना ठंडा हो जाएगा कि अब वो बर्फिया से किसी को चला के मारा ठंड देते कपार फूट जाएगा। नहीं हो जाएगा? अथा किस चीज का? दूध का। कहिए ऐसे फेंक दिए तो ऐसे 2 बाल्टी दूध उठा के फेंक दिए, क्यों कपार फूटेगा ना? लेकिन उसको खौलाते खौलाते जब बर्फी बना के सॉलिड करके एकदम, इतना बेचारे ने तापमान झेला है ब्लैक होल, इतना तापमान झेला है, इतना सॉलिड हो गया कि दुनिया में ब्लैक होल से ज्यादा ताकतवर चीज, उतना मजबूत चीज कुछ है ये नहीं। जिस लोहा को तुम करोड़ों साल, अच्छा ब्लैक होल कब बनेगा? जब ईंधन खत्म हो गया तब। और ईंधन खत्म होता है 10 करोड़ साल में। कितने साल में? यानी सूर्य का 5 करोड़ साल हो गया। सूर्य का कितना साल हो गया? 5 करोड़ साल। अब कितना बचा है? 5 करोड़। तो आखिरी का 5 करोड़ एकदम धधका के नहीं जलता, गैस खत्म होने के 15 दिन पहले से अपना लक्षण दिखा देता। अच्छा लहरिया कट मार के जलेगा, अरे खत्म हो रहे हो, नहीं समझ में आ गया? तो ये तो ब्लैक होल सॉलिड होता है या नहीं? क्या कोई होल होता है? उसका नाम होल क्या रख दिया?
अब जैसे देखो, यहाँ कोई तारा था, चमकना खत्म हो गया, चमकना खत्म हो गया, उमर के यहीं पड़ा हुआ है। अब ये पूरे बोर्ड के हिसाब से सोच के देखो, पूरा ये बोर्ड को सोचो, इस पूरे बोर्ड में ये अकेला दिख रहा है। दूर से किसी को लगेगा ना, दूर से, कि वहां एक छेद बना हुआ है, बट वो कोई होल नहीं है, वो कोई होल नहीं है, वो क्या है? ब्लैक होल है। ब्लैक होल सच में कोई होल होता है? ऐसा कोई होल नहीं होता ब्लैक होल। आगे बढ़िए। तो ये हो गया बाबू आपका क्या चीज? तारा। तारा समझ में आ गया? तारा को हम पैदा किए, अब मारते हैं तारा को। तारा मरेगा कैसे? ईंधन खत्म होगा तब। तारा मरेगा कैसे? तब इसको मारा जाए, तारा को मार दें, तारा को मार देते। चलिए देखते हैं हम लोग तारा को मार के। इसका ईंधन जब खत्म होगा तारे का, जब इसका ईंधन खत्म होगा, तो एक ही बार में तो खत्म नहीं हो जाएगा। जब इसका ईंधन खत्म होने लगता है तो इसका आकार अनियमित रूप से बहुत बड़ा हो जाता है, अनियमित रूप से बहुत बड़ा हो जाता है, अनियमित रूप से बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लाल दानव। क्या कहते हैं? लाल दानव, रेड जाइंट। लाल दानव, रेड जाइंट, लाल दानव या रेड जाइंट, रेड जाइंट। तो आप कहेंगे ईंधन खत्म हो रहा है तो बड़ा क्यों बन रहा है? गैस खत्म होने वाला होगा तो देखिएगा ना, इसे नीला रंग का जब जलेगा तो कंट्रोल्ड वे में यहीं तक उसका लौ मारेगा। जब गैसवा खत्म होने वाला रहेगा ना, तो इन्ने उन्ने इन्ने तो नहीं, ज्यादा लहरिया कट में मारेगा और लाल रंग का जलने लगेगा। अब हम पहले बताएं कि ब्लू जल रहा है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। और अगर रेड कलर का जल रहा है तो टेम्परेचर कम है। और जब ईंधन खत्म होता है तो गैसवा देखते हैं इन्ने उन्ने लहर मारने लगता है कि नहीं, बीचवा में छोड़ के इन्ने उन्ने खूब जलेगा यहाँ। तो वही होता है, जब ये बड़ा होगा तो क्या बनेगा? लाल दानव। क्या बनेगा? लाल दानव। लाल दानव से समस्या जानते हो सबसे भयानक किसको होने वाला है? बताओ, आप पढ़े होंगे कि सूर्य का सबसे करीबी ग्रह जो है वो बुध है। क्या है? बुध है। और उसके बाद करीबी जो है शुक्र है। और तीसरा नंबर पे हम लोग है पृथ्वी। तीसरा नंबर हम लोग पृथ्वी। जब सूर्य लाल दानव बनेगा, अभी तो सूर्य है तारा, और जब ये लाल दानव बनेगा तो सबसे पहले खा जाएगा किसको? बुध को। खा जाएगा किसको? बुध। अब वेपर बना के जला के उड़ा देगा किसको? शुक्र को। और पृथ्वी का टेम्परेचर इतना भयानक हो जाएगा कि जमीनों में दरार पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग का शरीर वैसे ही गलेगा जैसे कुकर में 5 सीटी 10 सीटी लगा के चिकन बनाइए। 10 सीटी जब चिकन को लगा देंगे ना, तो हड्डियां इसे उठाएंगे तो मांसवा नीचे गिर जाएगा गल के। ऐसे यहाँ पे हम वैसे ही गलेंगे, जब ऐसे मान के चलिए हम इतना ऐसे कूदेंगे ना, ऐसे धन, तब मांस नीचे, तब मांस नीचे, आदमी ऐसे उठाएगा यार, साटा हो। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। ये बहुत दिक्कत चालू होगा जब पृथ्वी क्या, सूर्य क्या बनेगा? लाल दान। सूर्य क्या बनेगा? लाल दान, लाल दानव बनेगा। अब इसमें दो क्रिया हो सकती है। इसमें क्या हो सकती है? दो क्रिया। ब्लैक होल बनेगा या नहीं बनेगा, इसको समझते हैं। अब यहां से दो चीजें होती है। जो तारे छोटे आकार के हैं वो चमकना कम कर देते हैं और उसे कहते हैं श्वेत वामन। क्या कहेंगे? वो चमकना कम कर देते हैं और उसे कहेंगे श्वेत मतलब सफेद, वामन मतलब नाटुर। वामन मतलब नाटुर, नाटुर तारा। क्या कहेंगे? नाटुर तारा। व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब क्या होता है? नाटुरल। व्हाइट को, ड्वार्फ को क्या होता है? ड्वार्फ माने नाटुर, ड्वार्फ। कोई दिक्कत? वो यू है, इधर लाइन से एरिया नाटुर सबका है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वामन। क्या कहेंगे? वामन। तो वामन क्या होता है? अंतिम बार वो चमक रहा होता है, यानी तारे का ईंधन खत्म हो गया है, ये इस डायरेक्शन में नहीं गया है। मान के चले लाल दाना बनेगा, इसके बाहरी परत खत्म हो जाएगा, झड़ जाएगा, जो थोड़ा सा बचेगा वो बहुत कम चमकेगा, तो उसे क्या कहेंगे? व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहेंगे? व्हाइट ड्वार्फ। अंग्रेजी में श्वेत वामन। और ये श्वेत वामन कुछ ही साल चमकेगा। श्वेत वामन ज्यादा चमकेगा कि थोड़ा? ये 1-8 लाख साल चमकेगा। कितना चमकेगा? 1-8 लाख साल। ये कहा 10 करोड़ साल, और ये 2 लाख साल तक चमकेगा। और जब ये चमकना बंद कर देगा
तो इसे हम कहेंगे काला वामन। क्या कहेंगे? काला। करियक्का नाटुर, काला वामन। क्या कहेंगे? काला वामन। अंग्रेजी में ब्लैक ड्वार्फ, अंग्रेजी में कहेंगे ब्लैक ड्वार्फ। अब आपको क्या लगता है तारा इसे ऊपर जाएगा? नहीं, ये हम डायग्राम बनाए हैं कि तारे का ईंधन जब खत्म होने वाला रहेगा तो तारे का अंदर का ईंधन खत्म, अंदर अभी धधक रहा है, अब बाहर का ईंधन खत्म हो गया है, अब इन दोनों के बीच में अलग टाइप का हो गया है, तो एक लेयर टाइप का होगा, बाहर का झड़ जाएगा, फिर अंदर छोटा सा बचेगा, वो हल्का सा चमकेगा। मरने के पहले तारा क्या रहता है? श्वेत वामन। मरने के पहले, मरने के पहले श्वेत वामन। तो क्वेश्चन पूछा था जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? श्वेत वामन। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? श्वेत वामन को कहा जाता है। तो श्वेत वामन और काला वामन के रूप में केवल छोटे तारों का अंत होता है, जो तारे आकार में क्या हैं? छोटे हैं। लेकिन जो तारे बहुत बड़े आकार के हैं उनमें ये वाला क्रिया नहीं होता है, उनमें ये एक अलग तारा बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं अभिनव तारा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अभिनव तारा। अभिनव तारा। कौन सा तारा? अभिनव तारा। तो बताइए कोई भी तारा श्वेत वामन बन के कम चमकेगा या अभिनव तारा बनेगा, ये डिपेंड करता है कि वह तारा का द्रव्यमान बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो क्या बनेगा, और छोटा है तो अभिनव तारा को हम सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा। क्या कहेंगे? सुपरनोवा। और सुपरनोवा विस्फोट कर जाता है। क्या कहता है? विस्फोट। तो बताइए ब्रह्मांड में वह कौन सा तारा है जो ब्लास्ट करता है? अभिनव तारा। ब्लास्ट करने वाला तारा, ब्लास्ट करने वाला तारा, ब्लास्ट करने वाला तारा अभिनव तारा। कौन सा तारा ब्लास्ट करता है? अभिनव तारा ब्लास्ट करेगा। तो क्या हर एक तारा अभिनव तारा बनेगा? जो बड़ा है वो और जो छोटा है वो। आइए दोनों कब बनते हैं? जब ये इसका ईंधन खत्म होता है तब, ईंधन खत्म होता है तब। और ये क्या हर एक तारा अपने समय में जाके क्या बनेगा? लाल दाग। हर एक तारा क्या बनेगा? लाल दाग। अब ये शांति से मरेगा अगर साइज में छोटा है तब, श्वेत वामन बनेगा, धीरे धीरे मर जाएगा। अब ब्लास्ट करेगा अगर आकार में बड़ा है तब। ऐसे समझो अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है तो वो गरीब हो गया, एकदम एकदम गरीब, अमीर आदमी था गरीब हो गया, तो दुइये तरह से मरेगा, या तो शांति से मर जाए या तो गुंडा बन के लुटेरा बन जाएगा, नहीं दूसरे का लूट लेगा धके यहाँ पर। तो बताइए तारे का अंत कितने टाइप से? दो टाइप। बड़ा वाला कैसे बनेगा? अभिनव तारा। ये क्या कर जाएगा? ब्लास्ट करेगा। क्या करेगा? और जब ब्लास्ट करेगा तो इसी ब्लास्ट में से निकलेगा न्यूट्रॉन तारा। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा? तो अभिनव तारा के ब्लास्ट से क्या बनता है? अभिनव तारा के ब्लास्ट से अब बहुत सारे क्या बनेंगे? न्यूट्रॉन तारा। बहुत सारे न्यूट्रॉन तारा बनेंगे क्योंकि अभिनव तारा बन गया। अब जब ब्लास्ट करेगा तो छोटे छोटे कई टुकड़े निकलेंगे, छोटे छोटे कई टुकड़े निकलेंगे, और उन टुकड़ों को हम क्या कहेंगे? कौन तारा? उन टुकड़ों को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। कौन सा तारा कहेंगे? न्यूट्रॉन तारा। और इस न्यूट्रॉन तारा में जो सबसे मजबूत होगा वो बनेगा ब्लैक होल। क्या बनेगा? जो सबसे सॉलिड, सबसे ज्यादा घना रहेगा और सबसे ज्यादा कठोर रहेगा वो क्या बनेगा? ब्लैक होल। क्या बनेगा? ब्लैक होल। कृष्ण वीबर, कृष्ण वीबर। ब्लैक होल या कृष्ण वीबर, ब्लैक होल या कृष्ण वीबर, ब्लैक होल या कृष्ण वीबर। तो बताओ ध्यान से, ध्यान से बताना, क्या सभी तारे ब्लैक होल बनेंगे? छोटा तारा ब्लैक होल बनेगा कि बड़ा तारा? छोटा तारा या बड़ा तारा? छोटका कैसे बनेगा? काला वामन, काला वामन। अब बड़का इसलिए जितना तारा उतना ब्लैक होल बन जाएगा। समझ में गया? ब्लैक होल मजबूत या कमजोर? मजबूत। लोहा ज्यादा मजबूत कि ब्लैक होल? पूरे ब्रह्मांड में सबसे मजबूत क्या है? कितना मजबूत होता है? एक चम्मच मिट्टी 10,000 हाथियों के वजन के बराबर होता है। इसलिए यदि ये कोई ब्लैक होल पृथ्वी के पास से जाएगा, पृथ्वी के पास से जाएगा तो वैसे ही इंपैक्ट करेगा जैसे
किसी मक्खन के ऊपर आप ईंटा चला के मार दीजिए, तो ईंटा वो मक्खन को क्या करेगा, तूर तार के निकल जाएगा। तो पृथ्वी से जब कभी ब्लैक होल टकराएगा ना, तो ब्लैक होल इस पूरे पृथ्वी को फाड़ते हुए उस पार निकल जाएगा। अब ब्लैक होल का आकार पृथ्वी से बड़ा होता है, ब्लैक होल का आकार पृथ्वी से बड़ा होता है। ये वैसे ही है कि जैसे यहाँ कोई पानी पूरी रखा हुआ है, हम इधर मुक्का बांध के आ रहे हैं, ये पानी पूरी को क्या हल करेंगे। तो पूरे पृथ्वी का अगर सबसे फास्ट अंत कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है, ब्लैक। अगर कोई ब्लैक होल हमारी ओर चल दिया तो आपको क्या लगता है, आप मिसाइल विसाइल मारेंगे तो ब्लैक होल को फर्क पड़ेगा? हाँ, मिसाइल विसाइल मारेंगे ब्लैक होल इसे झाड़ देगा। क्या मार रहा है यार मिसाइल, पृथ्वी पे से ना चलाए हो, कहां से चलाए, पृथ्वी पे से आएगा ब्लैक होल, धरेगा इसे पृथ्वी को, धम दे मारेगा, यहाँ पे फोड़ देगा इसे, और पृथ्वी के बीचों बीच से फाड़ते हुए निकल जाएगा कौन, ब्लैक होल। और पृथ्वी के अंदर धधकता हुआ आग भरा है, जब फाड़ के निकलेगा तो पूरा आग ऊपर आ जाएगा और हम लोग के देहिया पे गिर के खत्म हो जाएगा, एकदम मर जाएंगे हम लोग एकदम चपा के। और हमारे आने वाली पीढ़ियां हमको पेट्रोल कह के निकालेगी। तो आज जो पेट्रोल फूंक रहे हैं ना, तो करोड़ों साल पहले किसी की मृत्यु से बना हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सोचे, जन गोरका गोरका है सब ना, ई कम धधकेगा सब, हम लोग एकदम शुद्ध पेट्रोलियम बनेंगे एकदम, समझ में आ गया? एकदम कोयला एकदम धधकता हुआ, ये गोरका कोनो काम का नहीं होता है, नहीं समझ में आ गया? गोरका सब घुसी आएगा सब अभी, समझ में? एनी प्रॉब्लम? दुनिया का अंत ऐसे ही होगा। हाँ कोई ठीक नहीं है अंत कैसे होगा, ऊपर वाले को जाता क्या, दुनिया भर का ब्लैक होल घूम रहा है ऐसे, ऊपर वाला कहीं बैठा होगा, किसी दिन घुसी आएगा, अत्याचार ज्यादा होगा, ए ब्लैक होल एने से चल जाओ, अगले दिन नासा इसरो खबर देगी एक ब्लैक होल बढ़ रहा है, अगले 40 दिन में बढ़ जाएगा। अब ले महायज्ञ होगा, लोग नमाज कुरान भगवान ईश्वर अल्लाह सबको याद करेंगे, भगवान बहुत गलती हो गया, प्लीज प्लीज एक मोड़ दीजिए कहीं और। तब भगवान कहेंगे तनी घूम जाइए बगल से गुजर। तब 25वां दिन आज की जब 20 कन्याएं आएंगी, सबसे ताजा खबर ब्लैक होल मिट गया, ब्लैक होल मिट गया है। ये सब 20 कन्या सब जो है सब ना, अरे मत पूछो यहाँ पे। अभी 2 दिन पहले ना एक दिल्ली में एक बहुत बड़ी पार्टी थी, उसमें हम गए थे तो 20 कन्या मिल गई, तो 20 कन्या हमसे शिकायत कर रही है कि सर आपकी वजह से अब हमारे पड़ोस के लोग हमको 20 कन्या बोलते हैं। तो हम कहते करती क्या इतना दलाली, जो अच्छी चीज है उसे अच्छा कहो, जो खराब चीज है उसे खराब कहो, हर चीज में तुम डिफेंड करने में लग जाती है, हर चीज पे क्या करने लगती है, डिफेंड करने। अरे सर हम लोग क्या कहें, हम लोग का मालिक चैनल का मालिक कहता है कि तुमको जनता का मुद्दा नहीं दिखाना है। हम कहते ये बात मानती है ना कि तुम देश के हिसाब से नहीं चल रही हो, जनता के हिसाब से मालिक के हिसाब से चल रही हो, तो सुनो तो आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अच्छा ये बताइए, हर एक तारा क्या बनेगा, अगर छोटा है तो मरेगा, तो अब बड़का मरने से पहले ब्लास्ट होने के बाद, और जो सबसे सॉलिड होगा ब्लैक। कौन सा तारा ब्लास्ट करता है? जीवाश्म तारा किसे कहेंगे? विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा, अभिनव तारा, जीवाश्म तारा, विस्फोटक तारा और जीवाश्म तारा सर्वाधिक घनत्व, सबसे मजबूत, पृथ्वी का अंत करेगा ब्लैक होल। ये न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा। इस पृथ्वी के पास से अगर गुजर गया ना, पृथ्वी के पास से गुजर गया, कंपास काम करना छोड़ देगा। कंपास बहुत जरूरी होता है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं किस डायरेक्शन में नहीं, कौन बताता है? कंपास। हवाई जहाज में एक के रास्ता है आपको डायरेक्शन बनाने में, कौन? कंपास। समुद्र में कौन बताता है? कंपास। कौन बता रहा है? कंपास बताता है। तो ये न्यूट्रॉन तारा अगर पास से गुजरेगा ना, तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड को जाम कर देगा। क्या कर देगा? जाम कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। कंपास काम करना बंद कर देगा। तो जो हवाई जहाज उसमें उड़ रहे हैं, सोच कहेंगे सर महाराज कहाँ जा रहे हैं, बुझाइए नहीं रहा हमको, और ऊपर में कुछ बुझाता नहीं है, खाली नीला नीला दिखता है। अब समताप मंडल में रहते खाली नीला नीला दिखेगा, कहाँ है पता नहीं चल रहा है। तो अभी मानव ने उसका एक तोड़ निकाला है, जीपीएस। क्या निकाला है?
जीपीएस, तो जीपीएस पे देखेगा कि रांची हिल गया हो तुम, पटना उतरना था, रांची हिल गए हो, जा अब ईंधन भी खत्म, ये रांची में कहीं उतरवा दीजिए हमको। नहीं समझे। और अगर वो न्यूट्रॉन तारा अंतरिक्ष में उड़ रहे जीपीएस वाले सैटेलाइट को भी धो दिया, सारा जहाज नीचे आएंगे धड़ाम से, समझ में आ रहा है। डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, उतारिए नहीं पाएंगे, देख के आप नहीं उतार पाएंगे ना, उतना ऊंचाई पे रहते हैं। आगे बढ़े। क्या हर एक तारा अभिनव तारा बनता है या केवल बड़ा वाला? किस तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं? किस तारा को हम लोग जीवाश्म तारा कहते हैं? सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसके पास? न्यूट्रॉन तक। सबसे ज्यादा घनत्व किसके पास? ब्लैक। सबसे मजबूत, सबसे कठोर, सबसे शांति से मरता है काला वामन, सबसे शांति से मरेगा काला वामन। अगर काला वामन पृथ्वी से टकराएगा तो दोनों में टक्कर होगा, दोनों को नुकसान पहुंचेगा, समझ में आ गया। हाउ टकराएगा ना, एकदम मक्खन की तरह पृथ्वी को फाड़ते हुए निकल जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं, एकदम फाड़ देगा उसको, उसको कोई झमेला नहीं, इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है और इतना मजबूत है ना कि उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को भी जाने नहीं देता, एकदम अजीब डिजाइन का काला दिखता है। इसमें ब्लैक होल किधर है जी, किधर? ये देखिए ये ब्लैक होल है। अब बाहर में जो धब्बा धब्बा दिख रहा है ना, वो सब तारा है सब, ये सब क्या है, सब तारा है। आई क्या है, अगर समेटेगा तो इको जना बचेंगे। हाँ, आई ब्लैक होल दिख रहा है, क्या ये होल है? एकदम प्रकाश को भी लौटने नहीं देता, ये प्रकाश को भी लौटने नहीं देता। आइए जो धब्बा धब्बा दिख रहा है वो सब क्या है, सब तारा है, सब क्या है, सब तारा। ये दिख रहा है। हम लोग का तारा जानते हैं किधर है? सूर्य, इधर साइड में। ये हो गया हम लोग का सूर्य, इनसे बड़ा कर दे रहे हैं ताकि दिखे आप लोग को। तो हम लोग का क्या है? सूर्य। और उस सूर्य के चारों ओर हम लोग का पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सब घूम रहा है। चाचा हो धूप तारे से मिलता, छोड़िए मत। और बेचारा सूर्य भाग रहा है, हम लोग उसके चारों ओर भाग रहे हैं। हम लोग भाग रहे हैं काहे लिए? धूप चाहिए, उष्मा चाहिए, धूप और उष्मा दोनों चाहिए उसको, हम लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं। सूर्य अकड़ के घूमता है। सौर मंडल के हम मुखिया हैं। मुखिया जी का हाल देखो तो, पूरे ब्रह्मांड में मुखिया जी का हाल क्या है? कुछ नहीं। कुछ है? कुछ खास नहीं है। और इस सूर्य के अगल बगल में बहुत सारे ग्रह घूमते हैं। उस ग्रह के पास एक पृथ्वी है, उस पृथ्वी के एक महाद्वीप के, एक देश के, एक राज्य के, एक जिला के, एक गांव के आप रहने वाले हैं। आप घमंड करते हैं कि धुआं धुआं कर देंगे। और जब ये सुनता होगा ये कौन बोला रे धुआं धुआं करने वाला, बोला कौन है ये? तो जी जिसको ज्योग्राफी पढ़ा है ना, जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ा है, उसे अपनी हैसियत अपनी औकात पता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ आते हैं, कहाँ आएंगे, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। पूरे ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके आने जाने से। तो तारों का जीवन समझ में आ गया। यहाँ हुआ हैप्पी बर्थडे, समझ में आ गया। यहाँ पे हो गया राम नाम सत्य, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस इसके बीच में 10 करोड़ साल का टाइम लगा था। कितने साल का? 10 करोड़ साल का टाइम होता है। एक तारा कितने साल जिंदा रहता है? 10 करोड़। हमारा तारा कौन है? सूर्य। तो 10 करोड़ में कितना जी लिया है? 5 करोड़। कितना जी लिया है? और जब आखिरी समय आएगा 5 करोड़ में तो क्या बनेगा? लाल दानव। लाल दानव। तो आप सुने होंगे लोग कभी कि कल की अवतार होगा। तो मुसलमानों में देखेंगे तो कयामत आएगी तो जमीन पूरी आग की तरह बरसेगी जमीन, ऐसे कयामत आएगी, यही बड़ा हो जाएगा। इसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। लड़की लोग कोई दिक्कत? इसे अपने में झगड़ा करे, हाँ, ऐसा होता है सब, सबका अलग कंसेप्ट होता है। तो यार ऐसा होता है, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? कयामत क्या होता है?
तुम आओ किसी दिन ऑफलाइन क्लास में, अब बदमाशी करो, फिर 6 नंबर हॉल में जाओगे और बाहर निकलोगे तो कहोगे कि क्या होता है कयामत। कयामत मतलब तबाही, एकदम प्रलय, प्रलय होता है, प्रलय। समझ में आ गया कि नहीं, प्रलय बोलते हैं उसे। तुमसा कोई दूसरा इस जमी पर हुआ तो उस रब से शिकायत होगी। तुमसा कोई दूसरा इस जमी पे हुआ तो रब से शिकायत, और तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। अब समझ गया था कयामत मतलब क्या होता है। और कयामत ला देता है, सब दूसरा का कोनो देख लेता है ना, कयामत ला देता है। जरा सब ये सब खाली पढ़वे किया है। ब्लैक होल समझ में आ गया। सबसे बुरा अंत किस रूप में होता है? क्या सारे तारे ब्लैक होल बनेंगे? जो बड़ा होगा ब्लैक, जो छोटा होगा, केकरा से बड़ और केकरा से छोटा। नहीं नहीं, जैसे ये अभिनव लाल दानव बन गया, लाल दानव के बाद ये इस रास्ते पे जाएगा या इस रास्ते पे जाएगा, ये डिपेंड करता है इसके आकार पर। तो ये अगर छोटा होगा तो उस रास्ते पे, और बड़ा होगा तो इस रास्ते। केकरा से बड़ और केकरा से छोटा, चंद्रमा से बड़, सूर्य से बड़, केकरा से बड़, केकरा से, सूर्य से बड़। ना 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 ना, ये दुनिया के किसी वैज्ञानिक को बुझा नहीं रहा था। तब पता चला कि सूर्य का 1.5 गुना, सूर्य का कितना गुना, तो सूर्य गुणे 1.5 गुना, 1.5 गुना 1.5, तो 1.5 ना बोल के 1.4, तो 1.4 भी क्या होता है, 1.5 गुना ही होता है। तो अगर सूर्य के द्रव्यमान का, किसके द्रव्यमान का, सूर्य से 1.5 गुना से भी ज्यादा है तभी बनेगा अभिनवतर। और सूर्य के 1.5 गुना से कम है तो, 1.5 गुना से ज्यादा, 1.5 गुना से ज्यादा, 1.5 गुना से कम। अब बीच में लड़का लोग नहीं बोलेंगे, खाली लड़की बताएंगे लोग। अगर कोई तारा सूर्य के 1.5 गुना से ज्यादा है तो, अगर कोई तारा, तारों की तो कमी नहीं है, तारों की कमी है, अगर कोई तारा सूर्य के 1.5 गुना से ज्यादा है तो, और सूर्य के 1.5 गुना से कम है तो, लड़की लोग बस बताइए, तो बताइए सूर्य क्या बनेगा, यहां या यहां, अभिनव तारा या श्वेत वामन, सूर्य क्या बनेगा? लाल दानव तो बनबे करेगा, लाल दानव के आगे क्या बनेगा? श्वेत वामन। अरे गधो, कोई अपने 1.5 गुना से तो छोटा ही होता है ना, अपने 1.5 गुना से तो छोटा ही होता है। तो सूर्य के 1.5 गुना से छोटा है तो, और सूर्य के 1.5 गुना से बड़ा है तो, हाँ, इस 1.5 गुना की खोज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को नहीं पता चल रहा था, तो भारत के वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने खोजा था, और इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। तो क्वेश्चन आएगा, चंद्रशेखर सीमा कितना द्रव्यमान होता है? तो सूर्य के वजन का 1.5 गुना, सूर्य के वजन का 1.5 गुना, 1.44, 1.50 हो जाता, तो हो जाता 1.5 गुना, तो 1.5 गुना से थोड़ा सा कम, तो 1.5 गुना बोलो ना। तो चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का कितना होता है? 1.44, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4, चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का 1.44, 1.4। अब बताइए, अगर छोटा रहेगा तो इधर जाएगा, बड़ा रहेगा तो इधर जाएगा। एनी प्रॉब्लम? किसने खोजा था? चंद्रशेखर। और उन्होंने फिर बताया ब्लैक होल के बारे में। किसके बारे में? ब्लैक होल के बारे में। किसी को दिक्कत? कुछ कुछ लड़का इतना करिया होता है सब, एकदम साक्षात कैसा लगता है सब ब्लैक। उनकी झांक के देख रही उधर, नौकरी नहीं होगा ना, कोई तो मिलेगा काला धन, ब्लैक डायमंड मिलेगा। समझ आ गया? तब ऐसे चलोगी लोग तो लगेगा कि श्वेत वामन अब ब्लैक होल एक के साथ चल रहा है। आगे का क्लास देखेंगे कल। जय हिंद, जय हिंद। एक सूचना, सूचना थोड़ा सा, कल क्योंकि हम प्रयागराज रहेंगे,
वहां पे यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया हुआ है वहां पे बच्चे लोग के लिए। तो कल देखिए प्रयागराज रहेंगे तो कल क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद कल छोड़ के परसों से सारा चीजें क्या है रेगुलर रहेंगी। परसों कौन सा बैच है? वर्ल्ड मैप। तो परसों 10 बजे कौन किस चीज का बैच है? वर्ल्ड मैप। क्योंकि प्रयागराज सेंटर है, वहां बच्चों ने 1.5 साल मेहनत किया है, तब जाके पीसीएस अधिकारी बने। कोई एसडीएम बना है, कोई नायब तहसीलदार बना है, कोई डीएसपी बना है, सीओ बना है, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स। तो उन लोग का शिकायत रहेगा ना कि सर खाली भोज पटना वाला लड़का करेगा, मेहनत तो उन्होंने भी किया है कि नहीं? तो मेहनत तो वहां भी किया, मेहनत आप भी करेंगे, एक टाइम आएगा आप भी वहां से एक सेलेक्टेड कैंडिडेट बनेंगे। लेकिन समझिएगा ध्यान से, फर्स्ट क्लास जिन बच्चों का है और जो बच्चे पहले से भी पढ़ रहे हैं, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप जब पढ़ाई करने आ रहे होते हैं तो आप एकदम सूर्य की तरह धधकते रहते हैं। अब पता नहीं काहे लाल पीला हरा के चक्कर में ना अभिनव तारा बन के भड़क जाता है, भड़क जाएगा, दिल टूट जाएगा, एकदम खौराइल रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा। कोई उससे कुछ बोलेगा तो ब्लैक होल की तरह बिहेव करने लगता है। किसकी तरह बिहेव करना है? इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन हमारे समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे बाबू कोनो फर्क नहीं पड़ेगा इस सबको। लड़की सब समझदार होती है इस सब में, इस सब में लड़की समझदार हो गई सर, लड़कवा नहीं मानता है सर। कितनो समझाएंगे उन्हें जाएगा अब फिकना पहाड़ी पे कोनो कर दी तो ले खत्म खत्म, तबाह तबाह। लड़कियां मान जाती है सब, लड़कियां सब समझदार होगी सब, देखेगा मुझे सा कहीं अपना दिन गिर गए लगा, जिंदगी पर बेरोजगार रहेंगे अगर भाई तो भाग यहाँ से। नहीं समझ आ गया? इस सब चक्कर में नहीं। और लड़की लोग याद रखो, सच में जितना ईमानदारी से ये मेहनत कर रही है सब, वो दिन दूर नहीं कि अगर तुम लोग ऐसे ही घमंड में लापरवाही करते रह गए ना। और लड़कियों को जो देखो, लड़कियों के ऊपर मोटिवेशन क्यों, उनके आगे करो या मरो वाला स्थिति है। नहीं पढ़ेगी, जीवन का पूरा सपना टूट के बिखर जाएगा। तो मेहनत कर रही है सब। और अगर ऐसा ही रहा तो 30-35 साल में आरक्षण तुम लड़कों को देना पड़ेगा, देख लेना। जितना जिम्मेदारी से ही पढ़ रही है सब, 30-35 बार आरक्षण किसको देना पड़े? लड़कों को। यही हुआ था ईरान में। ईरान में जब खमैनी की सरकार आई थी तो उसने कहा कि भैया बुर्का वगैरह मैंडेटरी रहेगा। वहां की महिलाओं ने पढ़ाई करना चालू किया, जितनी यंग महिलाएं हैं। अब जैसे कोई नहीं पढ़ाई किया तो उसका लिटरेसी रेशियो जब भी काउंट होगा तो उसमें काउंट होगा जितनी यंग महिला, 99% लिटरेसी रेशियो यंग फीमेल्स में, 99%। ईरान में कुछ जगहों पर पुरुष को आरक्षण। तो तुम लोग भी ईमानदारी से पढ़ो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।